नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम हरियाणा। आखिर देश की राजनीति में ऐसा क्या चल रहा है जो अमित शाह को परेशान कर रहा है? क्या अमित शाह का इस्तीफा हो सकता है? दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। सीधा चलते हैं उनके पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है आपका मलिक साहब। अभिनंदन आपका, बहुत सैल्यूट आपका। देखिए, मैं लखनऊ के दूसरे ऑफिस में हूँ। आज मैं लखनऊ में, कल दूसरे ऑफिस में था, आज दूसरे ऑफिस में हूँ। लखनऊ में मेरे 2 ऑफिस हैं, दोनों ऑफिसों से मैं शो कर ले रहा हूँ, जिससे आप ये ना कहें कि मैं मुंबई से ही शो करता हूँ। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और आप लखनऊ में हैं, ये लखनऊ वासियों के लिए जो है बड़ी शुभ सूचना है। कई लोगों को चाय आपने पिलाई होगी, कई लोगों की चाय पी होगी। और शर्ट हाँ, का तो जवाब रहता है। कल रात के शर्ट 2 का तो बज गए जवाब मेरे को आपका लोगों से रहता ही। मिलते हुए। 2 बजे छूटा और कल का शो जो हो, परसों का शो जो है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया से करूंगा। ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत सारे भाई बंधुओं के, मेरे दोस्तों के मैसेज आए हैं और नीचे नंबर है, फ्लैश हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जो जो भारत के लोग रहते हों, मैं मिलने आ रहा हूँ आप लोगों से। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी से जो जो लोग मिले हैं, वो जरूर मिलिएगा मुझसे। मैं जानना चाहूंगा कि हमारे मोदी जी ने क्या क्या बढ़िया बढ़िया बातें करी हैं ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा लगेगा ऑस्ट्रेलिया के लोगों से मुंह से सुनना। आपका तो कुछ संदेशा नहीं देना है मलिक साहब, लोग ऑस्ट्रेलिया में आपको भी बहुत सुनते हैं। नहीं, नहीं, ऑस्ट्रेलिया में हमारे भी परिचित लोग हैं, हम उनको मैसेज दे देंगे कि भाई संजय जी से अगर मिलना चाहे वो मिले। दूसरी बात, एक और आपको बधाई देनी है कि जो आपकी फिल्म जो सुपरहिट होने जा रही है और सरकार उसमें आपका सहयोग कर रही है प्रतिबंध लगा के। अब हमारी जो छोटी बुद्धि है, हमें समझ में आता है जो फिल्मों को लगाना, उसको ये करना, मतलब वो प्रचार करने का एक तरीका होता है। अब आपकी फिल्म को भाजपा इतना प्रचारित कर रही है, सरकार इतना प्रचारित कर रही है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमें लगता है कि ये फिल्म भी आपकी सुपरहिट होगी। जैसे आपने झंडे सोशल मीडिया में गाने हैं, वहां भी झंडे गाने में जरूर आप पैंतरेबाजी धीरे धीरे आप भी सीख रहे हैं, उसके लिए संजय जी आपको बधाई। अरे कोई पैंतरेबाजी नहीं, इतने मन से साहिया पिक्चर बनाई है। बहुत बढ़िया कास्ट है और सेंसर बोर्ड ने पता नहीं क्यों अटका दी, उसमें कोई भी ऐसी तड़का चीज नहीं देखिए, है। सेंसर बोर्ड का तड़का, बाकी तड़का, ये सियासी और ये सारी चीजें तो करनी पड़ती है कुछ भी काम करने के लिए। अगर आप राजनीति में सीधे रास्ते से जाएंगे तो आप ग्राम प्रधान का, पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और सियासी कोई बात नहीं। पैंतरेबाजी करेंगे, अब मैं कोई बात नहीं। अब सियासी मैं और कंगना रनौत एक ही मंच पर आ गए। उनकी इमरजेंसी पिक्चर रोकी थी और मेरी साहिया, SAHIYA साहिया मूवी जो है, वो सेंसर बोर्ड ने रोक दी। तो अब हम और कंगना रनौत दोनों एक ही मोड पे आ गए। हालांकि इमरजेंसी को तो बाद में मंजूरी दे दी गई थी। देखता हूँ मेरी साहिया को मंजूरी मिलती है नहीं मिलती है। चलिए, एक अलग से एपिसोड करूंगा। आज की बड़ी खबर यह है कि जब जहाज डूबता है तो चूहे पहले निकल के भागते हैं। पूनावाला साहब बड़ा लंबी चौड़ी तकरीर दिया करते थे आके, और बीजेपी के पक्ष में सीना तान के वो बातें किया करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी से उनका टाटा बाय बाय हो गया। वो कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया, लोग कह रहे हैं उनको निकाल दिया गया। कहानी क्या है, ये पूनावाला एक मुकर वक्ता थे, चैनल पे इतने बड़े लंबा लंबा बखान करते थे। ऐसे विदाई के पीछे कहानी क्या है, क्या लगता है मलिक साहब आपको? संजय जी आप ये बताइए, जहां मलाई, कलाकंद, रसगुल्ले सब चल रहे हो, ऐसी दावत छोड़ के अपने आप को एकाएक क्यों जाएगा? और जब ऐसी स्थिति हो कि सामने कहीं कुछ इस तरह की व्यवस्था ना हो, तो जाहिर सी बात है कि उनको निकाला ही गया। खुद तो वो जाने वाले थे नहीं। और जिस तरह से वो बड़े बड़े दावे चैनल पर बैठ के करते थे, जिस तरह से वो विपक्ष के प्रवक्ताओं को खींचते थे, जिस तरह वो जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी वाली करते थे, उससे तो बाकी कहीं रास्ता उनके लिए खुलेगा, इसमें भी मुझे संशय है। हालांकि हमने भी उनका ट्वीट देखा है, उनके बारे में खबर भी आई है कि फिलहाल वो राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं और वो कहीं जो है ज्वाइन नहीं करेंगे। अब वो इतने भारी भरकम नेता है, मुझे लग रहा है राहुल गांधी भी परेशान होंगे उनको लेने के लिए, अखिलेश भी फोन कर रहे होंगे, ममता बनर्जी, राज ठाकरे सब लगे होंगे कि इतने बड़े क्रांतिकारी नेता अगर हाथ लग जाए हमारे लिए तो हमारी पार्टी का उद्धार हो जाए। लेकिन अभी वो कहीं जाने का विचार कर नहीं रहे हैं, थोड़े दिन आराम करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में की है। संजय जी, ये आपने जो कहा है ना कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो ये इसी प्रकार के चूहे हैं जो भागना शुरू इन लोगों ने कर दिया। और आप ये देखिए, ये तो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं। आज लगभग 10 दिन हो गए संजय जी, हाउस चल रहा है 10 दिन से। और 20 तारीख को दर्शन दिए थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के सदन में। और 20 तारीख को ही आपको पता होगा कि वो छात्रों का
आंदोलन हुआ था, जंतर मंतर पे लाठी चार्ज हुआ था, उनका संसद मार्च हुआ और प्रधानमंत्री जी उस संसद मार्च से इतने डर गए थे कि आपने अगले दिन फोटो और विजुअल सब देखे होंगे, जिसमें बंदूकें तान के बख्तरबंद गाड़ियों के पीछे जो है सेना खड़ी हो गई थी, सीआरपीएफ के जवान खड़े हो, इतना डर गए थे वो, सोचिए। और आप ये देखिए, वो 17 साल, 18 साल, 20-22 साल के युवा थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, सोशल मीडिया के अलावा उनके पास कोई हथियार नहीं था, जेनजी के अलावा उनके पास कोई दूसरा तरीका नहीं था। उससे प्रधानमंत्री जी इतने डर गए, इतने घबरा गए कि वो आज तक संसद के पटल पर नहीं आए। गाहे बगाए संसद में आते तो छुप के अपने कमरे में या मीटिंग में ले रहे हैं। और ये तो ठीक है, प्रधानमंत्री जी का तो ये दौर लगातार चलता रहता, हमने कई बार देखा है कि वो कई हफ्तों तक पार्लियामेंट नहीं आते, पिछले सेशन में भी आपने देखा था। लेकिन नया करिश्मा इस बार ऐसे हुआ, जो उनके रणनीतिकार थे, जिनको तथाकथित रणनीतिकार बताया जाता था, चाणक्य बताया जाता था, इस बार वो भी डर गए, वो भी भाग गए। क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें संजय जी, जब जब विपक्षी दल का कोई बड़ा नेता या मुख्य नेता राहुल गांधी जब भी हाउस में बोलता था, तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, उसको सारी चीजें करने के लिए बीच में खड़े हो तो बीच में वो रोकने का काम करते थे और बीच में दलीलें देने का काम करते। अब इस बार वो गए हैं लगा, और दलीलें देने वाले भी नहीं दिखाई दे रहे कोई। दलीलें देने वाले नए नए सांसद, नए नए बच्चों को खड़ा कर दिया गया। अब बताइए, इतने बड़े हाउस में राहुल गांधी जैसे नेता को बांसुरी स्वराज क्या आईना दिखाएंगे, क्या करेंगी, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या बोला जाए। वो सूर्य साहब को ले आए वहां बेंगलोर से, वो क्या बोलेंगे। ऐसे ऐसे लोग जो है गृह मंत्री के बचाव में उतरे हैं, जिनको खुद ही नहीं पता है। ये तो यहाँ डायलॉग आ गया पुराने वाला कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अरे भाई, बड़े मियाँ तो गायब रहते ही थे, ये तो छोटे मियाँ भी गायब रहने लगे। और संजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बिल पास किया है लोकसभा में, राज्यसभा में, और भारतीय जनता पार्टी ने विप जारी किया था कोई सांसद गैर हाजिर नहीं होगा। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नबीन, वो क्या गृह मंत्री जी को विप के उल्लंघन का नोटिस जारी करेंगे क्या? प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, क्या अमित शाह जी को नोटिस जारी करेंगे क्या? ये देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ नोटिस जारी बहुत हो रहे हैं इस सरकार में। अभी लोकसभा सचिवालय ने तो नोटिस जारी किया है विपक्ष के सांसदों को, पप्पू यादव को, कि आप ये धरना प्रदर्शन किसकी परमिशन से कर रहे हैं पार्लियामेंट में। हमारा पूरा जीवन निकल गया पार्लियामेंट कवर करते हुए, कोई सांसद अगर प्रदर्शन कर रहा है, तख्तियां दिखा रहा है, कोई पोस्टर दिखा रहा है, हमें तो पता नहीं था कि भाई यहाँ पे भी परमिशन लेनी पड़ती है। जंतर मंतर पे आप परमिशन बता रहे हैं, अब आप पार्लियामेंट में भी परमिशन बताने लगे। आप ये देखिए किस प्रकार से ये सिस्टम बदल गया। लोकसभा सचिवालय का सिस्टम जो है एकाएक जागृत हो गया। जैसे जंतर मंतर का आपने देखा था, पुलिस प्रशासन जागृत हो गया था, और अभी तो आप अभिषेक दीप को वहीं पे एयरपोर्ट पे जाके परमिशन दिया है। और बाद में जब 20 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ, कहा आपकी परमिशन कैंसिल हो गई है। मतलब जब चाहो परमिशन दे दो और जब चाहो परमिशन कैंसिल कर दो, ये सिस्टम है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सिस्टम का मजाक बना हुआ है और अपने हिसाब से जो ये चीजों को चला रहे हैं, वो भी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है आज पार्लियामेंट में, और बाकी लोगों में बातें चल रही हैं कि भाई अगर राम मंदिर पर गोली चलाने का आदेश मजिस्ट्रेट देता है या प्रशासन देता है, तो वहां आरोप लगाओ कि मुलायम सिंह ने आदेश दिया है। और जब यही बात दिल्ली में हो, तो आप कहो कि नहीं भाई, दिल्ली में तो कोई नहीं देता, यहाँ तो मजिस्ट्रेट देता है। तो मतलब मीठा मीठा जो है गप गप कर जाओ और कड़वा कड़वा थू थू कर दो, और अपना ये जुमलेबाजी चलते। अब संजय जी, जुमलेबाजी चलने वाली नहीं है, मामला बहुत गर्म हो गया है। अलग अलग जगहों पे, छोटी बड़ी जगहों पे आंदोलन शुरू हो गए हैं, और अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बचा। मैंने आपको कहा था पिछले कार्यक्रम में कि एक बड़ी गंभीर मीटिंग हुई है रात को 12 बजे, आधी रात के अंधेरे में एक मीटिंग हुई है, और उसमें कहा गया भाई देखो, पिछले 12 साल से जो आप पेल रहे हो मामला, अब जो है अपना कर्तव्य दिखाने का मौका आ गया, सब लग जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया
कि देखिए अगर आपको प्रशासन को लगता है कि मामला गंभीर है तो वो पहले दंड चला सकती है। अब मामला गंभीर है, संवेदनशील है, कि कौन तय करे। दूसरी बात क्या है कि दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि हम कोई एफआईआर वापस नहीं लेंगे। दिल्ली सरकार उसके इंतजाम कर रही है, दिल्ली सरकार जो है संज्ञान ले रही है, कोर्ट में जा रही है। दिल्ली सरकार की मुखिया रेखा गुप्ता है, दिल्ली पुलिस के मुखिया अमित शाह है। अरे भाई, जब दिल्ली सरकार ने कोई गलती करी नहीं है तो वो काहे कोर्ट में जा रही है? ये क्या चल रहा है संजय जी? ये दर्शकों से पूछिए आपके भाई, ये हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है मामला। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का मामला है, ये मुख्यमंत्री का मामला है, ये गृह मंत्री का मामला है, प्रधानमंत्री जी का तो मामला है नहीं है, तो उनको तो आना चाहिए, वो तो हाउस में आए। वो क्या नहीं है, वो भी जंजी बन रहे हैं आजकल, जंजी की तरह वीडियो बना बना के रात को डाल रहे हैं। रातों को नींद नहीं आ रही है, रात को नींद में उठते हैं और मोबाइल फोन सामने रखते हैं, वो बनाने लगते हैं अपने वीडियो। और मित्रों बोलते थे, मित्रों बोलते हैं, वो भी फ्रेंड्स कह रहे हैं। मतलब वो गूंज रही है, जैन जी की जो आवाजें हैं वो इनके खाते में गूंज रही है। और संजय जी एक चीज और नहीं बताता हूँ आपको, जो टेक्निकल है, हम लोग कई बार उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये जो जुमलेबाजी चल रही है पिछले कई सारे दिन से, किसने आदेश दिया, किसने आदेश दिया, ये आदेश रिकॉर्ड है, अगर आप चाहे निकाल सकते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब पाकिस्तान में वो जो टेररिस्ट थे अपने बड़े वाले, जिनका अमेरिका ने ये किया था, उनको मारा था और लाइव ओसामा देख बिन रहे थे। लादेन, ओसामा बिन वहां लादेन। लादेन को जब मारा था तो लादेन का सारा मामला लाइव चल रहा था, और वहां प्रशासन के लोग बैठे हुए थे, और आप वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति वो भी बैठे हुए थे। तो ये जो जंतर मंतर पर धरना चल रहा था, कई सारे अधिकारी, कई सारे जो लोग थे जंतर मंतर पे जो कंट्रोल कर रहे थे, पुलिस के लोग थे, पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने चश्मे पहने हुए थे, और उन चश्मों में कैमरे लगे रहते हैं, और वो फुटेज सीधी लाइव होती है कंट्रोल रूम को। अब कंट्रोल रूम में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी देख सकते हैं, वो कमिश्नर के ऊपर जो क्रांतिकारी वाले होते हैं वो भी देख सकते हैं, और जो चाहे वो सब देख सकते हैं। तो आदेश ऐसी परिस्थितियों में कहाँ से आया होगा, किसने दिया होगा, तो वो निकालने में मुझे नहीं लगता कोई देर लगेगी, अगर टेक्निकल आदमी चाहे। क्योंकि इसको कोई सवाल ये कह सकता है, अरे भाई वहां तो नेट था ही नहीं, वहां तो नेट बंद कर दिया गया था। तो वो जो सिस्टम चलता है वो सैटेलाइट के थ्रू चलता है, नेट पाकिस्तान में भी नहीं था उस टाइम। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे है, लेकिन अब ये रणनीति अपनाई जा रही है, इसीलिए हाउस को जल्दी जल्दी अर्जेंट किया जा रहा है कि भाई कोई रास्ता निकल जाए, टाइम बढ़ाओ थोड़ा। अब इनको टाइम चाहिए नया फैसला करने के लिए, तो उस फैसले पे ये चल रहा है जी। मलिक साहब, एक बड़ी सनसनीखेज खबर मुझे नागपुर से मिली है। हालांकि मुझे यकीन नहीं हो रहा इस खबर पे, खुद भी ऐसा हो सकता है, लेकिन संघ के शीर्ष के कुछ लोग विचार कर रहे हैं, ऐसा मुझे बताया गया कि जैन जी में बहुत गुस्सा है। देश भर के नौजवान और जैन जी से छोटी उम्र के नौजवान भी इस बात से नाराज हैं कि एक तो लाठीचार्ज हुआ, गोली चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और उसके बाद अब एफआईआर कराई जा रही है, नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये जो आबादी है जैन जी वाली, ये पूरे देश की हर परिस्थिति बदलने में सक्षम है, बहुत मजबूत है ये जैन जी। संघ में क्या इस बात की चर्चा हो रही है, क्या ये खबर सही है कि अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए? अगर नौजवानों को मैनेज करना है, गुस्सा बंद करना है, तो फिलहाल अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना ये जैन जी कुछ भी कर सकते हैं। क्या इसीलिए अमित शाह गायब हो गए हैं, इसीलिए अमित शाह पार्लियामेंट में नहीं आ रहे? बहुत बड़ी खबर है ये, और मैं खुद कह रहा हूं कि मैंने को केवल फोन पे बताई गई है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। अमित शाह प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, दावेदार के सबसे मजबूत दावेदार हैं। जब मोदी जी रिटायर होंगे तो मेरे ख्याल से अमित शाह ही बनेंगे। लेकिन संघ की लड़ाई मोदी से छुपी नहीं है, अमित शाह से भी छुपी नहीं है। अमित शाह के संघ के क्या मतभेद हैं ये भी सबको पता है। क्या ऐसी परिस्थिति में ये चर्चा होना भी खतरनाक है? मैं ये कह बिल्कुल नहीं कह रहा इस्तीफा हो जाएगा, इस्तीफा दे देंगे हमेशा ऐसा होगा, लेकिन ये अगर चर्चा हो रही है तो ये चर्चा होना भी बहुत बड़ी बात है कि अमित शाह का इस्तीफा हो सकता है, इसलिए अमित शाह हाउस में नहीं आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है, गायब हो गए हैं दोनों। क्या लग रहा है, का क्या संभव है ये सब भी हो जाए?
संजय जी, मुझे इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं दिखाई देती है, और इस बात में मैं मानता हूं कि सच्चाई है, क्योंकि मैं तो बहुत दिन से लगातार आपको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे सांसदों की कमी नहीं है जो भयंकर नाराज हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और संघ में भी बहुत सारे लोग हैं जो इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दो के अलावा गिनती तीसरे पे जाती नहीं। दूसरी बात यह है कि तथ्य ना आपके पास कुछ है ना मेरे पास, लेकिन हमारे पास उदाहरण। मैं आपके चैनल पे बाकी जगहों पे कितने दिन से कह रहा हूं कि दिल्ली और यूपी के बीच में जबरदस्त तलखी है, और उस तलखी का जो प्रमाण आया है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में परिणाम आ गया है। अब आप ये देखिए, वो जो परिणाम आया है वो सबसे बड़ा प्रमाण है इस चीज का कि तलखी है। लेकिन वो तलखी ना अंधभक्तों को दिख रही है, ना तलखी बाकी लोगों को दिख रही है, क्योंकि वो साफ साफ तो नजर आ नहीं रही है कहीं। लेकिन हाँ, हम जैसे आप जैसे जो थोड़े बहुत समझदार लोग हैं, विश्लेषण करते हैं राजनीति पे, चीजों पे, उनको तो समझ में आ रहा है। भाई आप ये देखिए कि एक जिले में प्रधानमंत्री की रैली होती है और वहां 10,000 लोग आते हैं, और अगले दिन एक विशेष जाति का प्रदर्शन होता है, उसमें 70,000 से 80,000 लोग आ जाते हैं, और आचार संहिता लगी हुई है। तो इसके क्या मायने निकाले जाए? आप ये देखिए संजय जी कि ये जो मामला है, इसमें कई सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पुराने लोग आते हो, चाहे वो आपके गोविंदाचार्य हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे संजय जोशी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो। इस प्रकार की एक लंबी फेहरिस्त है, लंबी सूची है, और ये उस तरह के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को, संघ को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। और आपको ये भी पता है कि हम इनके टच में रहते हैं। विनय कटियार जी से आप पूछ लीजिए, बात कर लीजिए, फोन पे करेंगे, लाइव रिकॉर्डिंग में करेंगे तो बात दूसरी होगी, लेकिन अगर आप निजी तौर पर बात करेंगे तो विनय कटियार जी कैसी मालाएं की जब रहे होंगे आपको पता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें 100% सच्चाई है। वो भी कहीं ना कहीं इनसे त्रस्त है, लेकिन वो अभी इसलिए कुछ नहीं कर सकते कि उनको जो चाहिए था इन्होंने दिया, और उनके ऊपर ये हावी होकर बैठे। लेकिन अब पानी जो है नाक से ऊपर चला गया, और अब ये डिमांड जो है शुरू हो गई है कि इनको हटाए बिना काम नहीं चलेगा। पहले तो आप देख रहे थे ना कि धर्मेंद्र प्रधान के ही इस्तीफे पे ये हो रहा था कि बिल्कुल इस्तीफा नहीं होगा, और बाद में संघ ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर कहा कि अगर इसका इस्तीफा नहीं होगा तो पूरा इस्तीफा हो जाएगा पार्टी का, सरकार का। मामला यहाँ पे कम गया आके, ये जन जी मानेंगे नहीं। तो अब ये आप देखिए कि दीपके ने भी कहा है कि जिस प्रकार से वादा खिलाफी सरकार कर रही है, या सीजेपी के दूसरे जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि सरकार जिस तरह से वादा खिलाफी कर रही है, तो अब हम जो है इस्तीफा सीधा मोदी जी का ही मांगे। तो अगला आंदोलन अगर जैन जी का, संजय जी, होता है तो फिर वो आंदोलन टॉप के लिए ही होगा। वो आंदोलन इसलिए नहीं होगा, इसी बात पे गंभीर विचार संघ भी कर रहा है, और बाकी इनके संगठन भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पे बोलते हैं, लेकिन फ्रंट पे आके बोलने की किसी की हिम्मत नहीं। आप सुनते हैं हमारे सुब्रमण्य स्वामी जी लगातार बोलते रहते हैं चीजें, हालांकि थोड़े दिन से उनकी भी आवाज कम आ रही है, उनकी आवाज को भी थोड़ा माइक बंद कर दिया गया है उनका, तो वो सिलसिला जारी है। दूसरी चीज क्या है ना, इनके यहाँ दूसरे तरीके से आवाजें बंद की जाती, बहुत सारे लोगों की आवाजें बंद। अब मीडिया एकाएक चीजें दिखा रहा है। ये आज की डेट में जो बात है, अभी तक फिलहाल तक जो बात है, बात ये है कि अमित शाह को कैसे सिक्योर किया जाए। इस पर अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोग लगे हुए हैं। कहाँ तक कंट्रोल हो पाता है वो बात देखने की, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए भी 10 दिन लगाए थे धर्मेंद्र प्रधान के लिए, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया। तो अब सवाल ये है कि क्या जिस प्रकार से विपक्ष और जैन जी मांगना शुरू कर दिए हैं इस्तीफा अमित शाह का, क्या अमित शाह को बचाया जा सकता है? और अमित शाह को अगर नहीं बचाया जा सकता और एक बड़ा पिलर गिरता है, तो दूसरे पिलर में भूकंप आना तय है। और भूकंप आया तो फिर तो आप जानते हैं, फिर तो स्वाहा हो जाएगा सब। क्योंकि अभी तो एक बड़ा मामला अटका हुआ है ना उधर चंपत राय जी का।
चंपत राय जी तो बिलबिलाए बैठे हैं ना, वो भी तो उधर से कुछ चाह रहे हैं हाँ, पूरा मामला। आरएसएस जो है वो चाहता है कि इस मामले की लीपापोती ऐसे हो जाए कि चंपत राय पे और नृपेंद्र मिश्रा पर आंच ना आए। और क्या आपको लगता है कि ये मामला मैनेज हो जाएगा? लेकिन पार्लियामेंट में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, आज भी संसद में चंदा चोर गद्दी छोड़ और चंदा चोरों का पेटी लेके समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और खासतौर से अखिलेश यादव और संजय सिंह जितना मुखर हैं, उससे ये राम मंदिर का चंदा चोरी वाला मामला निपटता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जितना ये मामला तूल पकड़ेगा, मुझे लगता है उतनी ही सरकार की परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। क्या लग रहा है कि अगर ये राम मंदिर की चंदा चोरी ऐसी चर्चा में रही मलिक साहब, तो भारतीय जनता पार्टी क्या मुंह दिखाने लायक रहेगी? और आप क्या मानते हैं कि ये 12 सालों का सबसे बड़ा संकट है? मोदी जी इतनी असहज, इतनी ज्यादा परेशानी भरे हालात में नहीं रहे। 12 सालों के अंदर पार्टी के भीतर भी असंतोष बढ़ने की खबरें आ रही हैं, लोगों की नाराजगी बढ़ने की खबरें आ रही हैं। तो लगता है आपको चंदा चोरी मामला, जैन जी का मामला, ये सारे मामले इस तरह विश्व गुरु के इर्द गिर्द लिपट गए हैं, आसपास मंडरा गए हैं कि अब चाणक्य की नंबर 1 और नंबर 2 की जोड़ी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है? अगर यही मुद्दा बढ़ता रहा तो क्या रूप ले लेगा मलिक साहब, क्या लगता है आपको? सचिन जी देखिए, ऐसा है कि अब जो दूसरे मुद्दे थे, चाहे वो करप्शन के मुद्दे हों, चाहे वो किसान के मुद्दे हों, चाहे वो परीक्षा लीक के मामले हों, चाहे रोजगार के मामले हों, सब मुद्दे गौण हो चुके हैं। ये जो राम मंदिर चोरी का मुद्दा है, और इसको जो जो चिंगारी निकल रही थी और उसको आग में तब्दील किया है नपेंद्र मिश्रा जी ने डकैती बता के, वो मामला बहुत बड़ा बन गया है। और वो ऐसा बन गया है कि जिस राम मुद्दे के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 दशकों से, 3.5 दशकों से राजनीति कर रही थी और फर्श से अर्श पे पहुंची थी, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए वही राम मंदिर गले की हड्डी बन गई। संजय जी, बाकी मुद्दों पे अंधभक्त जो है वो कुछ नहीं मानेंगे। आप भ्रष्टाचार कहिए, मोदी जी को कुछ चोर कहिए, चंदा चोर कहिए, अमित शाह को कुछ भी आप कहिए, वो कुछ नहीं मानेंगे अंधभक्त। लेकिन अंधभक्त इस बात को मानेंगे कि भगवान राम सबकी आस्था के पुरुषोत्तम राम है, और मोदी जी ने उनका मंदिर बनवाया, मोदी जी ने उनको आदर के साथ अंदर बिठाया, वो शंकराचार्य को, बाकी साधु संतों को नहीं आने दिया, वो भी वो सहन करते। लेकिन उसी मंदिर में चोरी हो, बड़े पैमाने पर चोरी हो, तो अब भक्तों को भी अपनी भक्ति पर शक होने लगता है। तो ये जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा यही बनेगा, और भारतीय जनता पार्टी का जो ताबूत होगा उसमें आखिरी कील राम मंदिर वाली ही होगी। तो ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, और विदाई समारोह इस मुद्दे से ही होगा। भले ही राहुल गांधी कुछ भी कहते रहे, भले ही जैन जी कुछ भी करते रहे, हाँ प्रभावी रहेंगे वो मुद्दे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आखिर में यही बन के उभरेगा। क्योंकि भारत में सारी चीजें चलती हैं, करप्शन चलता है, हम तो हत्यारे को भी माफ कर देते हैं, फलाने को भी हम सब कर देते हैं, लेकिन हमारी आस्था से कोई खिलवाड़ करे और इसमें जबड़ेबाजी करे, तो भारत के लोग इसको नहीं सहन करते, क्योंकि ये आस्था का प्रश्न है। भाई एक आदमी करप्शन कर रहा है, हम तो ये मान के चल लेते हैं करप्शन कर रहा है, ठीक है, भुगतेगा पाप के। और यहाँ आप हमारी आस्था पे जो है डकैती डाल रहे हैं, हमें ही आप बेवकूफ बना रहे हैं, तो इस पे लोग पीछे नहीं हटेंगे। मुझे लगता है कि यही मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक सिद्ध होने जा रहा है, ऐसा मुझे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। ये थे केपी मलिक जी, और ये बात तो बिल्कुल आप भी मानेंगे और मैं भी मानूंगा कि 12 सालों का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। विश्व गुरु परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा ये जो हालात हैं, इन हालातों से वो निपटे कैसे। मामला गले में आके अटक गया है। को लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा खराब समय है, ये नौजवान कोई भी क्रांति कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं, मुझे बताइएगा जरूर। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।